जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं, जो कि 17, 18 और 19 अप्रैल को 2023 में होने वाले हैं। तो उसके लिए जो है आज एक मॉडल सेट जारी कर दिया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। जो है प्रत्येक विषय के एक एक मॉडल सेट जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आज जो है कक्षा 11 के अकाउंटेंसी विषय के संपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी 10 और 12 की परीक्षाएं चल रही हैं, तो मेरे चैनल पर 10 और 12 के भी मॉडल सेट जारी कर दिए गए हैं और जो वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र होते हैं, आंसर की होते हैं, वे सब जारी किए गए हैं। तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही लाभकारी लाभवर्धक है। आप ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिया है, जिसको हम लोग देखते हैं। कुल 40 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। यानी यहाँ पे जो है ये लास्ट वाला आप पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या है कि माइनस मार्किंग आपका नहीं होगा। तो आप जब भी परीक्षा हॉल में जाएं, परीक्षा दें, तो सबसे पहले काम ये करें कि आप 40 प्रश्नों को करें, ये आपका प्रयास होना चाहिए। आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं भी आए तो आप अंदाज से कोई प्रश्न ABCD में से कोई एक टिक कर दीजिए, ताकि हो सकता है मैं भी, क्योंकि 1/4 यदि आप अंदाज से भी किसी प्रश्न पर टिक लगाते हैं तो उसकी 1/4% संभावना होती है सही होने की। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है। इस प्रश्न ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का मैंने बहुत बार विश्लेषण किया है। मैंने एक टॉप 20 क्वेश्चन के हमारे बहुत सारे सेट मैंने जारी किया हुआ है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है। तो आप उसे भी देख सकते हैं टॉप 20 क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट में जा करके। तो फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो कहता है, पुस्तपालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। तो पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक जो है 1494 में इटली के वेनिस नगर में प्रकाशित हुई थी। तो इसी प्रश्न से संबंधित दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि जो लेखांकन की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसके राइटर कौन थे? उसके राइटर कौन थे? लुकास पैसियोली थे। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये इटली के निवासी थे। ठीक है, इससे 3 प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। ऐसे ही हम लोग एक प्रश्न के साथ उससे और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उसको भी देखते चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, लेखांकन की भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। तो हम लोग जानते हैं कि लेखांकन जो होता है व्यापार की भाषा होता है। द बिजनेस ऑफ अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देखते हैं, लेखांकन है, अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग इज, तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, साइंस है, आर्ट एंड साइंस दोनों है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशन। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशन कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शन को पहले हम लोग देखते हैं। पहला है चालू व्यापार, गोइंग कंसर्न, ये तो है। निरंतरता, कंसिस्टेंस, ये जो है मुझे नहीं लग रहा है। तीसरा है रूढ़िवादिता, कंजर्वेशन, ये भी है। और ऑप्शन डी है उपार्जन, एक्रूवल, ये भी है। तो जो दूसरा ऑप्शन है जहाँ तक मुझे लग रहा है ये करेक्ट है, ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी, निरंतरता यानी कंसिस्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कुछ ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन 5, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? विच फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ अडॉप्टेड बाई ए बिजनेसमैन। तो जो व्यवसायी होता है वो वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपनाता है। अब देखिए आपका जो मॉडल सेट कक्षा 11 का आया है, इसके बहुत सारे प्रश्न जो है वो कक्षा 10वीं के जो 15 मार्च 2023 को एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए प्रश्न हैं। तो ये जो 5वां प्रश्न है वो उसमें आया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि रोजनामचे जर्नल में कितने खाने होते हैं? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ जर्नल। तो जानते हैं जर्नल में कुल 5 कॉलम होते हैं। जो पहला कॉलम होता है वो किसका होता है? डेट का। दूसरा जो होता है पार्टिकुलर का होता है। तीसरा जो होता है वो LF का, LF यानी लेजर फोलियो। फिर जो चौथा होता है वो अमाउंट का। अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और
क्रेडिट। तो कुल मिला के 5 कॉलम होते हैं, तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दे कि खाता बही में कितने कॉलम होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे खाता बही में कुल 8 कॉलम होते हैं। चूँकि खाता बही में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष में 4 कॉलम और एक पक्ष में 4 कॉलम, ठीक है। और ये 4 कॉलम कौन कौन से होते हैं, डेट का होता है, फिर पार्टिकुलर होता है, ठीक है, डेट पार्टिकुलर और जेएफ कभी कभी परीक्षा में भी पूछ देता है, जो जेएफ होता है उसका पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखेंगे जर्नल फोलियो, और जो लास्ट होता है वो अमाउंट का होता है, ठीक है। तो 4 जो होते हैं डेबिट साइड में और 4 क्रेडिट साइड में, इस प्रकार कुल 8 कॉलम होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होता है। द गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। तो इसमें कौन सा डेबिट होगा, इसकी एंट्री क्या बनेगी, पहले हम लोग एंट्री को समझते हैं। जब व्यवसायी दुकान से खुद के प्रयोग के लिए कोई सामान निकालता है तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और टू होगा परचेज, ठीक है, टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के लिए डेबिट होता है, तो डेबिट क्या है, यहाँ ड्राइंग है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट। यदि आपको अभी भी जर्नल एंट्री बनाने में कहीं कोई समस्या है, आप जर्नल एंट्री नहीं बना पाते हैं, खातों के नियम को नहीं समझते हैं, तो मेरे कॉमर्स गुरु चैनल पर जर्नल एंट्री से संबंधित कई सारे वीडियो हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के जर्नल एंट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के आप जर्नल एंट्री के वीडियो को देख सकते हैं और जर्नल एंट्री बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। तो 8वां प्रश्न है, रोकड़ खाता है, कैश अकाउंट इज। तो रोकड़ खाता जो होता है वो वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट। रोकड़ खाता क्या है, वास्तविक खाता है। धन और संपत्तियों से संबंधित जो खाता होता है वो वास्तविक खाता होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तलपट है, ट्रायल बैलेंस इज। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस जो है वो शेषों की सूची है, लिस्ट ऑफ बैलेंस, यानी ये खाता नहीं है बल्कि खातों की एक सूची है। अगला क्वेश्चन फिर तलपट से है कि तलपट है, ट्रायल बैलेंस इज। तो तलपट क्या है, एक विवरण है, बिल्कुल विवरण है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट, ठीक है। इसके और ऑप्शन को भी हम लोग देखते हैं, और ऑप्शन क्या है, खाता नहीं है, लाभ हानि नहीं है, खाता भाई ये नहीं है, ठीक है। तो 11वां प्रश्न क्या है, संपत्ति खाते का सदैव शेष होता है, बैलेंस ऑफ असेट्स अकाउंट इज ऑलवेज। तो जो संपत्ति खाते का शेष होता है वो हमेशा हमेशा डेबिट शेष होता है। क्यों डेबिट शेष होता है, इसको हम लोग समझते हैं। जब हम कोई संपत्ति क्रय करते हैं, जैसे मान लीजिए हम मशीनरी क्रय किए, तो हम क्या बनाएंगे, उसकी एंट्री हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हैं। और टू अगर नकद खरीदे हैं तो टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी जो है हमारी डेबिट हो गई, और ये जब तक व्यवसाय में रहेगी तब तक ये डेबिट बैलेंस ही इसका होगा। मशीनरी चाहे कोई भी हमारी एसेट्स हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, जो भी हो, तो हमारा जो कैश हो वो भी हमारा बैलेंस जो भी होता है संपत्ति खाते का वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। 12वां प्रश्न है, ह्रास है, डिप्रिसिएशन इज। तो ह्रास क्या है, ह्रास एक प्रावधान है, प्रोविजन, ठीक है। जो हमारी रूढ़िवादिता परंपरा होती है वो कहती है कि लाभों की प्रत्याशा मत करो और हानियों की व्यवस्था आप कर लो। तो उसी रूढ़िवादिता अवधारणा के तहत हम लोग ह्रास को चार्ज करते हैं। और ह्रास होता क्या है, ह्रास क्या है, किसी संपत्ति के मूल्य में होने वाली धीरे धीरे और स्थायी, यानी सनय सनय और स्थायी कमी को हम ह्रास करते हैं। या कुछ समय व्यतीत होने के बाद भी संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो ह्रास। तो किसी नई संपत्ति को खरीदने या पुरानी संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु या शुद्ध क्रय की राशि, कर की राशि ज्ञात करने के लिए भी हमको ह्रास चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्रास है, क्या है, प्रावधान है। ह्रास से भी संबंधित वीडियो जो है कि चैनल पर अपलोड है, आप देखना चाहें तो वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। डिप्रिसिएशन आपसे एक प्लेलिस्ट होगा। 13वां प्रश्न है, स्थायी प्रभाग विधि में ह्रास की राशि अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन। तो स्थायी प्रभाग विधि में ह्रास की राशि क्या है, स्थायी प्रभाग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम यहाँ दिया है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड।
तो जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है उसके नाम से स्पष्ट है कि इसकी जो राशि होती है वो फिक्स्ड होती है, कंस्टेंट होती है। इसमें मान लीजिए कोई मशीन हम खरीदते हैं 50,000 की, ठीक है, हमने कोई मशीन 50,000 की खरीदी और उसकी लाइफ जो है वो 10 साल की है, ठीक है। तो हर साल हम कितना इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हर साल हम 5,000 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और ये 10 साल तक हमारा चलेगा। और ये डिप्रिसिएशन की राशि जो है हर साल 5,000 रुपये ही हम खातों में दिखाएंगे, ठीक है। तो इसे हम सीधी रेखा पद्धति या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। जो राशि जो घटती है वो WDV मेथड में घटती है। एक मेथड होता है W, यानी जिसको बोलते हैं रिटन डाउन मेथड, ठीक है, रिटन डाउन मेथड। उसमें जो है हमारी ह्रास की राशि वो घटती जाती है, लेकिन यहाँ पे स्थिर रहती है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन इस समय C है, स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है, द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड। तो जो भूमि का जीवन काल होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। यानी आप जानते हैं भूमि पर, अभी जो हम लोग ह्रास की बात कर रहे थे, तो भूमि ही एक ऐसी संपत्ति है जिस पर डिप्रिसिएशन होता है वो इस पर चार्ज नहीं होता है। बाकी सभी संपत्तियों पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है लेकिन भूमि पर नहीं लगाया जाता, क्योंकि भूमि की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बढ़ती है न कि घटती है, और इसका प्रयोग जो है वो असीमित काल तक ही चलता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, फिर से हम लोग देख लेते हैं। जो लुकास पासियोली हैं, ये इटली निवासी, जिन्होंने 1494 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिस पुस्तक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस, ठीक है। कभी कभी पुस्तक के नाम को भी पूछता है, तो आप याद रखेंगे डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस नामक एक पुस्तक लिखी थी लुकास पासियोली ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी, अकाउंटिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एक्सिस्टेंस। तो जो बिजनेस हमारा है वो कब तक रहेगा, वो हमारा जो रहेगा वो अनिश्चित काल तक, इंडेफिनिट पीरियड तक रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि बैंक खाता है, बैंक अकाउंट इज। तो जो बैंक खाता है वो कौन सा खाता है, वो व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। जो पर्सनल अकाउंट होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, और दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, और तीसरा जो होता है वो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ जो बैंक खाता है वो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आएगा। 18वां प्रश्न है, रोजनामचा जर्नल लेखा उनके लिए नहीं किया जाता, नो जर्नल एंट्री इज मेड इज फॉर। तो जर्नल एंट्री में किसका लेखा हम नहीं करते हैं, वो लेखा है व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा हम अलग से नहीं करते हैं, बस ट्रेड डिस्काउंट को अमाउंट में से घटाकर ही हम लोग दिखाते हैं। जबकि नकद डिस्काउंट जो है, हमारा जो कैश डिस्काउंट है, इसकी राशि को हम दिखाते हैं और इसके यानी कैश डिस्काउंट को भी हम अलग से एंट्री में दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब तलपट का योग नहीं मिलता तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है, व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड द अकाउंट ओपन एट दिस जंक्चर इज। तो इसका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो तलपट के योग को मिलाने के लिए एक खाता खोला जाता है, जिसे हम भूल चूक खाता या सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। सस्पेंस अकाउंट जो होता है तलपट के योग को मिलाने के लिए, जब तक बहुत प्रयास के बाद तलपट का योग नहीं मिलता है, तब जो है भूल चूक खाता खोल करके उस अंतर की राशि को इसमें डाल दिया जाता है और हमारे तलपट के बाद हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन वर्ष में जैसे जैसे अशुद्धियों का पता चलता है वैसे हम उनका सुधार भूल चूक खाते से करते जाते हैं, और भूल चूक खाता समस्त अशुद्धियों के सुधार के बाद स्वतः अपने आप ये जो खाता है वो बंद हो जाता है। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं, सामान्य लाभों से निर्मित संचय है, रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट इज। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है विशेष संचय, स्पेसिफिक रिजर्व। तो स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, ये विशेष संचय जो होता है लाभ या हानि दोनों ही परिस्थितियों में बनाया जाता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा है संचय कोष,
जब हम सामान्य संचय की राशि को संस्था के बाहर भी नियोजित कर देते हैं तब वो संचय कोष कहलाता है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है पूंजीगत संचय यानी कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हम जानते हैं ये हम पूंजीगत लाभों से ही बनाते हैं, तो ये भी नहीं है। और यहाँ कह रहा है सामान्य लाभ, तो पूंजीगत लाभ नहीं आएगा। तो इसका जो 20वां का ऑप्शन डी है सामान्य लाभ जो है यानी जनरल सामान्य संचय, जनरल रिजर्व जो है सामान्य लाभों से निर्मित संचय है। 21वां प्रश्न है प्राप्य बिल क्या है। तो प्राप्य बिल जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में बिल्स रिसीवेबल या BR। तो BR क्या है, ये वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। भुगतान के आधार पर जो है बिल जो है दो प्रकार का होता है, एक BP होता है, क्या होता है BP, और दूसरा जो होता है BR, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। जो भुगतान करने वाला व्यक्ति होता है वो उसके लिए BP होता है, और जो भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए वो जो बिल होता है BR के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है 22वां प्रश्न है बिल स्वीकार करने वाले को कहा जाता है, एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड। तो जो बिल स्वीकार करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम स्वीकर्ता या ड्रॉवी कहते हैं। बिल कौन स्वीकार करता है, जो उधार माल खरीदने वाला व्यक्ति होता है या ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है वही जो है बिल का स्वीकर्ता होता है। बिल को स्वीकार करता है और लेखक के पास पुनः उस बिल को दे देता है। 23वां प्रश्न है विनिमय बिल है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज। तो विनिमय बिल क्या है, एक प्रार्थना है, नहीं एक प्रतिज्ञा, नहीं एक आदेश है। क्या है, एक आदेश है, एन ऑर्डर। विनिमय बिल की परिभाषा क्या है, तो विनिमय बिल की जो परिभाषा होती है भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आदेश होता है। क्या होता है, लिखित आदेश, जिसमें लिखने वाला एक निश्चित व्यक्ति को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का भुगतान उसे अथवा उसके आदेशानुसार या विपत्र के वाहक को मांगने पर एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर दे। तो परिभाषा में स्पष्ट उल्लेख है कि एक शर्त रहित लिखित आदेश होता है। ठीक है, तो विनिमय पत्र जो है एक आदेश है। 24वां प्रश्न देखिए, विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं। तो विनिमय बिल के कुल 3 पक्षकार होते हैं। कुल कितने पक्षकार होते हैं, कुल 3 पक्षकार होते हैं। यहाँ पे तीनों पक्षकार का नाम दिया हुआ है, लेखक, ड्रावर। जो बिल को लिखता है वो लेखक होता है, स्वीकर्ता या ड्रावी यानी विपत्र पर जिसकी स्वीकृति होती है वो स्वीकर्ता कहलाता है, और तीसरा है प्राप्तकर्ता या पेयी यानी परिपक्वता तिथि या बिल की भुगतान तिथि पर विपत्र जिसके पास होता है और विपत्र की धनराशि जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है वो विपत्र का प्राप्तकर्ता कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज ये सही है। 25वां प्रश्न देखते हैं, नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है परंतु इसे वसूला जाता है। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल बट इज रिकवर्ड फ्रॉम। तो जो नोटिंग चार्ज होता है ये क्या होता है, जब बिल भुगतान तिथि पर उसका भुगतान न हो, वो अप्रतिष्ठित हो जाए, तो विपत्र के धारक को ये वैधानिक जिम्मेदारी होती है कि वो बिल की नोटिंग कराए। यदि विपत्र का धारक बिल की नोटिंग नहीं कराता है तो फिर वो विपत्र की धनराशि लेने के लिए बाध्य नहीं रह पाएगा। इस वजह से उसको नोटिंग करानी पड़ती है। तो नोटिंग की राशि जो है फिलहाल में विपत्र के धारक को देनी होती है, लेकिन अंत में उस राशि को किससे वसूला जाता है, वो विपत्र के स्वीकर्ता या ड्रावी से ही विपत्र की जो नोटिंग चार्ज की राशि होती है उसको वसूला जाता है। 26वां प्रश्न लोग देखते हैं, व्यापार खाता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज ए। तो व्यापार खाता बहुत ही आसान प्रश्न है, नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट। व्यापार खाता कौन सा खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि व्यापार खाते में माल के खरीदने और बेचने तथा माल को व्यापार तक लाने और प्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं तो व्यय जो होते हैं इसमें आते हैं, इसलिए व्यापार खाता नाम मात्र का खाता कहलाता है। 27वां प्रश्न है कि सकल लाभ ज्ञात करें यदि विक्रय पर सकल लाभ की दर 20% हो और वस्तु की लागत ₹1,20,000 हो। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स इज रेट 1,20,000। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सकल लाभ ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, सकल लाभ। ठीक है, सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया क्या है, 20% दिया है। वो किसका, सकल लाभ जो 20% है वो लागत पर, लागत नहीं विक्रय पर, और यहाँ लागत दिया हुआ है।
तो हम जानते हैं कि विक्रय पर यदि हमारा 20% है तो लागत पर ये हमारा कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, विक्रय पर यदि 20% है तो लागत पर हमारा जो लाभ का दर है वो 25% हो जाएगा। तो 25% पे हम निकालते हैं तो ये है अमाउंट कितना है 1,20,000, 1,20,000 रुपया है। ठीक है, इसका हम 25% निकाल देते हैं। तो 25% निकाल देंगे तो 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30,000 रुपया। तो 30,000 इसका ऑप्शन कौन सा 30,000 दिया हुआ है, ऑप्शन जो सी है वो 30,000 रुपये है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, क्रय किए गए माल पर ढुलाई एवं भाड़ा को दिखाया जाता है। कैरीज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज इज शोन इन। तो इसका ऑप्शन जो है देख लेते हैं हम लोग, लाभ हानि खाता में, व्यापार खाता में, चिट्ठा में, उचंत खाता में। तो क्रय किए गए माल पर जो ढुलाई व्यय होता है उसको हम व्यापार खाते में दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर यही पूछता कि विक्रय किए गए माल पर ढुलाई एवं भाड़ा को कहाँ दिखाते हैं, तब हमारा उत्तर हो जाता है लाभ हानि खाता। यानी माल को बेचने से संबंधित या परिचालन से संबंधित जो व्यय होता है वो लाभ हानि खाते में, माल को खरीदने और उसको अपने व्यवसाय तक लाने में जो खर्च होता है वो व्यापार खाते में जाता है। यानी प्रत्यक्ष व्यय को व्यापार खाते में और प्रत्यक्ष व्यय को लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। 29 प्रश्न है, वित्तीय विवरणों या अंतिम खातों का उद्देश्य ज्ञात करना है। द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट इज टू असर्टेन। तो जो वित्तीय विवरणों का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वो उद्देश्य होता है लाभ या हानि तथा वित्तीय स्थिति का ज्ञान। ठीक है, लाभ या हानि तथा वित्तीय स्थिति का ज्ञान। अंतिम खातों के अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं आपको पता ही होगा, एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, व्यापारी खाता। दूसरा होता है पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा जो होता है वो बैलेंस शीट यानी बीएस जिसको बोलते हैं, ये होता है आर्थिक चिट्ठा। जो निर्माणी संस्थाएं होती हैं वे कभी कभी माल खाता भी बनाती हैं, तो उनको भी हम लोग व्यापार अंतिम खातों के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे जो है जो ऑप्शन डी है लाभ या हानि तथा वित्तीय स्थिति, ये हमारा सही है। 30वां प्रश्न देखिए, अंतिम खाता है फाइनल अकाउंट इज। तो अंतिम खाता क्या है, खाता है, खाता वही है, विवरण है या खाते विवरण है। तो अंतिम खाता जो है ऑप्शन डी है वो सही है। क्या है, अकाउंट एंड स्टेटमेंट, खाता भी है और विवरण भी है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि अंतिम खाते में क्या क्या आते हैं। ये आपको मैंने अभी ऊपर बताया, ऊपर वाले प्रश्न में। तो ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम ट्रेडिंग के बाद अकाउंट शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद भी अकाउंट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों यानी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों अकाउंट हैं और बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर होता है ये होता है अकाउंट एंड स्टेटमेंट। अगला प्रश्न देखिए, 31वां प्रश्न है, आर्थिक चिट्ठा में प्रदत्त किराया को दिखाया जाता है। प्रीपेड रेंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज। जो आर्थिक चिट्ठा है उसमें प्रदत्त किराया को दिखाया जाएगा किस रूप में, चालू संपत्ति के रूप में, एक करेंट एसेट्स के रूप में। क्योंकि जो हमारा खर्च नहीं था उसको हमने एडवांस में कर दिया, तो वो हमारे लिए एक प्रकार की संपत्ति होती है जो कि चालू संपत्ति के रूप में रखी जाती है। 32वां प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ हानि खाता में नहीं दिखाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनमें से किसे हम लाभ हानि खाता में नहीं दिखाएंगे। तो आहरण जो है उसको हम लाभ हानि खाता में नहीं दिखाते हैं, ये बैलेंस शीट का आइटम है। इसके अलावा जो और 3 मद हैं, बैड डेट्स, इंटरेस्ट और एक्रूड इनकम, ये तीनों जो है प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन किए जाते हैं। तो 32 का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, तलपट में अदत्त मजदूरी को दिखाया गया है, इसे दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेज इज सोन इन ट्रायल बैलेंस, इट इज सोन इन। तो तलपट में अदत्त मजदूरी को दिखाया गया है। तो तलपट में जब कोई आइटम होता है तो हम उसका एक ही जगह लेखा करते हैं। तो उसका एक जगह लेखा करेंगे, वो एक जगह कहाँ होगा, वो आर्थिक चिट्ठा होगा। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो बैलेंस शीट वो करेक्ट होगा। अगर यही कहता है कि जो ऑप्शन, पहले प्रश्न देख लीजिए जो कह रहा है प्रश्न कि
आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। यहाँ तलपट में है, लेकिन यही प्रश्न कह दे कि समायोजनाओं में जो तलपट जो अदत्त मजदूरी है वो समायोजनाओं में दी हुई है, तो उसका लेखा कहाँ होगा। तो समायोजनाओं में जो दी हुई आइटम होते हैं उनका हम जानते हैं कि दो जगह लेखा करते हैं। तो अदत्त मजदूरी तो सबसे पहले हमारा व्यापार खाता में जाएगा, फिर उसके बाद आर्थिक चिट्ठा में। लेकिन यहाँ अंतिम तलपट में दिया हुआ है, इसलिए इसको हम केवल और केवल एक जगह रखेंगे और वो स्थान होगा आर्थिक चिट्ठा। 34वां प्रश्न है, लेखांकन प्रतिवेदन में कौन सी गुण होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। तो लेखांकन प्रतिवेदन में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उपयुक्तता यानी रिलीवेंस होना चाहिए, एक्यूरेसी शुद्धता होनी चाहिए, कंप्लीटनेस पूर्णता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी वो सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है टैली इज। तो टैली क्या है, एक प्रकार का लेखांकन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लेखांकन करते हैं। ये एक लेखांकन का एक आधुनिक तरीका है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर हम सॉफ्टवेयर के द्वारा अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका जो उद्देश्य है वो कौन सा उद्देश्य है, उसका एकमात्र उद्देश्य है वो है स्टॉक नियंत्रण, स्टॉक कंट्रोल, ठीक है। तो 36 का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। आइए अब 37 क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन की समस्या है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज। तो कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की समस्या है वो क्या है, ये व्यवस्था जो है खर्चीली है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी व्यवस्था है जो छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा ही कष्टकारी होती है। 38वां प्रश्न आप देखिए, एक बाइट में कितने बीट होते हैं। हाउ मेनी बीट कंस्टिट्यूट ऑन वन बाइट। तो हम जानते हैं एक बीट बराबर 8 बाइट, एक बाइट में 8 बीट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, 1 बाइट में 8 बीट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कुल 38 प्रश्न देख लिए। 39वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 39वां प्रश्न देखने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती हो और आप ऐसे और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के मॉडल सेट जो है अपने मित्रों में शेयर करें और आप अपना और अपने दोस्तों के परीक्षा में जो अंक आने वाले हैं उनमें बढ़ोतरी करने का प्रयास करें। इससे पहले जो 10 और 12 के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके भी मॉडल सेट वाणिज्य विषय के मैंने डाले हुए हैं और उसके आंसर सीट को भी, आंसर की को भी डाला जाता है। तो आप विद्यार्थी अगर कॉमर्स के हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए 39वां प्रश्न देखते हैं। ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है कहलाते हैं। द फैक्ट्स विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड हिज इम्प्लिसिट मीनिंग इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेटाबेस कहते हैं। क्या कहेंगे, डेटाबेस, ठीक है। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, डेटाबेस प्रबंध प्रणाली है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए। तो डेटाबेस प्रबंध प्रणाली जो है एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है जिस पर हम लोग अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि आपके परीक्षा के मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। और इसके अलावा मेरे द्वारा 2022 के, 2021 के, 2020 के भी मॉडल सेट अकाउंटेंसी के, बीएसटी के और अन्य जो कॉमर्स के विषय हैं उनके डाले गए हैं। तो आप चैनल पर जैक बोर्ड प्रश्न पत्र के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के उन वीडियो को भी देख लीजिए ताकि जो आपका एग्ज़ाम है बहुत ही सरल हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।